पहला आपको ब्रेक एज अ लॉयर कैसे मिला और आपने कैसे ये शुरुआत करी? जब सुप्रीम कोर्ट 2014 ने ट्रांसजेंडर का जन्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट पीता है। राजस्थान उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में काम कर रही हैं। आपके मदर फादर से आपकी बात होती है? मेरी मदर से बात होगी लेकिन मेरे फादर से नहीं होती। मेरी मदर से मेरी बात होती तो मेरे पापा आ गए फ़ोन का। क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये जो कैंपेन्स हैं ऐसे चलाए जाने चाहिए या चल रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की जो आवाज़ है ना वो बहुत दूर तक जाके ब्लास्ट करती है। अर्धनारे से भगवान शिव और पार्वती का जो समावेश है मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द डिटॉक शो पर आपका दोस्त और होस्ट दिनकर शर्मा। आपका प्यार हमें हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट पर जो इंटेलेक्चुअल होते हैं उन पर आपके लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू मिलता रहता है। ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। मित्रों, आपने एक कविता सुनी होगी। आप कविता सुनने और पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता, खमठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये कविता केवल मानवों के लिए ही नहीं है। मानव के अंतर्गत स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। लेकिन हमारी इसी पृथ्वी पर हमारे ही साथी कुछ मानव ऐसे हैं जो किसी नेचुरल इम्बैलेंस से, किसी प्राकृतिक कारण से उनमें कुछ और कैरेक्टर्स पैदा हो जाते हैं। वो हमारे ही साथी हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन समाज का जो नज़र है उनके प्रति, मेरी नज़र में वो ठीक नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की। लेकिन प्रेरणादायक बात यह है कि हमारे साथ हमारे शहर में एक ट्रांसजेंडर हमें ऐसी मिली जिन्होंने उन सभी बाधाओं को, उन सभी सामाजिक बाधाओं को, उन सभी घरेलू बाधाओं को पार किया और आज एक सफल वकील यानी एडवोकेट के रूप में हमारे साथ हैं आज हमारे शो पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रवीना उर्फ रविंद्र सिंह एडवोकेट की, जो राजस्थान हाई कोर्ट में आजकल वकील हैं, एडवोकेट हैं। नमस्कार रवीना जी। मैं चाहता हूं कि आपके बचपन से आपकी थोड़ा सा लाइफ स्केच हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैं राजपूत फैमिली से होने के कारण फैमिली वालों ने ये चीज़ शो नहीं की आई थिंक। तो एज इट मेरे को बॉयज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीट किया, बट मैं बॉयज़ थी नहीं, मैं ट्रांस ही थी। लेकिन धीरे धीरे आई थिंक मेरे ख्याल से ये सही रहा। मेरे माँ बाप ने डिसीजन लिया, सही रहा कि आज मैं एजुकेशन हूँ या कुछ लेवल पे पहुँच गई। आपको तो स्कूल भेजा उन्होंने? हाँ, एक बॉयज़ गेटअप पे ही मुझे स्कूल भेजते थे और बॉयज़ जैसी ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज फीमेल जैसी ही थी। तो एक्चुअली जब फर्स्ट क्लास से 5 क्लास तक आए, जब छोटे बच्चे होते तब इतना शो नहीं होता, एक जैसे लगते हैं बच्चे। लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंजिंग आने लगते हैं। और 6th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं जब लड़के एक साइड बैठती है, लड़के एक साइड बैठते हैं। मेरा गेटअप बॉयज वाला था, लेकिन मेरे को तो लड़कियाँ अच्छी लगती। मेरी फ्रेंड तो लड़कियाँ थी, लड़के तो मेरे दोस्त ही नहीं थे। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ बैठूँ, ही टू या शी बैठूँ। और मेरे पास ये दिमाग बचपन से ये घर कर रहा था कि मैं किससे बताऊँ। ऐसा नहीं मेरी बोलते हैं माँ जब जन्म देती है, माँ को बच्चे की हर चीज़ का पता होता है। माई मदर को सब पता था, मेरी फैमिली, मेरे फादर को पता है, बट इग्नोर किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हो सकता है ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं। अगर प्रकृति ने मुझे जैसा बनाया है वैसे ही हूँ मैं वैसे। उन्होंने सोचा कि ढाल ले, लेकिन नेचर, प्रकृति जैसे आपको बनाती उसी में ही आपको रहना उचित होता है। तो जब मेरे स्कूल टाइम में मैंने 10th 12th वहीं सोजा सिटी से ही किया, और फिर मेरे कुछ कॉलेज भी वहीं पे। लेकिन मेरे को वही रोज स्ट्रगल करना, कमेंट्स, टीचर भी इग्नोर करते थे, बच्चे भी, एवरीथिंग, सोसाइटी। तो आप पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में आपका कैसा? आई थिंक मैं पढ़ाई में ऐसे नहीं कहूँगी मैं टॉप लेवल पे थी, लेकिन मैं टीचर एक बार पढ़ा देता तो वो दिमाग में मेरा घर कर जाता था। और अगर मैं स्टडी नहीं करती तो भी मैं उसको लिख देती थी। और बोलने में एक्सपर्ट तो मैं बचपन से ही थी। क्या माँ सरस्वती की कृपा रही होगी। तो जब मैं 10th 12th किया तो मेरा तो आइडिया था कि या तो मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊंगी या मॉडलिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा, ये सेंस आपके अंदर आ गया? जब मेरे को पता चला कि एक ये साथी, जब बच्चों को पता चल जाए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने लग जाते हैं, तो मेरे को तो लड़के अच्छे लगते। उस समय मेरे को लड़के अच्छे लगते। लड़कियां मेरी एक दोस्त हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, एक बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बायोलॉजिकल अट्रैक्शन जो। यस, वो चीज़ थी। तो फिर
मैं वहाँ रहती थी तो वो ग्रामीण इलाका था, इतना आइडिया नहीं था मेरे पास, इतना मोबाइल सेल फोन तो मेरे को कॉलेज में जब आई तो मेरे को कीपैड फ़ोन मिला होगा, उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था। तो फिर जब मैंने अपनी फैमिली को बोल दिया कि भाई मेरे में तो ये सिचुएशन है और आप जो कह रहे हो वो, लेकिन मैंने जब सोचा कि यार दुनिया मुझे कमेंट कर रही है, ये चीज़ कर रही है, मैं इसको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत क्यों नहीं बना लूँ। ये बहुत सुंदर बात कही आपने, कमजोरी को ताकत बनाना। हाँ, मैं ये भी आपकी प्रोग्राम्स की या चैनल्स के माध्यम यही कहूँगी, जो बच्चे ऐसा नहीं ट्रांस पर्सन ही है, काफ़ी बच्चे ऐसे जो हकलाते होंगे या स्किन की प्रॉब्लम होती है, तिरछा देखते होंगे या रंग से डस्की होंगे या मोटे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने को वीकनेस करते। मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहती, आपकी बहन रवीना यही कहती कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लो। काफ़ी सब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई, हमारी कमजोरी होती है कि हम उस सब्जेक्ट से भागते हैं, तो उस सब्जेक्ट से हम दोस्ती कर, उस कमजोरी को हम अगर ताकत बना ले तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती सर। ऐसी चीज़ रही। फिर मैंने जब मैंने घर में अपने आप को बता ही दिया कि भाई आप मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर बात है फैमिली में, जब फैमिली वालों का एक भाइयों के रिश्ते नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, आई थिंक मुझे वहाँ जाके मेरे को ऐसा माइनस पॉइंट लगा कि मदर फादर ने मेरे को एजुकेशन दी, अच्छी बात है। आज मैं अपने जेंडर को लेकर अगर मैं अपने बता रही हूँ, मैं किसी की लाइफ नहीं ख़राब कर सकती। अगर मैं किसी लड़की से शादी कर लेती तो मैंने वो फीलिंग्स ही नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी, तो मेरी तो लाइफ ख़राब है, उसकी भी लाइफ ख़राब कर। और इंडिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं कि सोसाइटी के प्रेशर में आके वो शादी कर लेते हैं, ना तो वो खुश रह पाते और ना उनकी पार्टनर खुश रहे। ये सत्यता है, ये सत्यता। आज इस चैनल के माध्यम काफ़ी ट्रांस आई होगी समाज सेविका जो बोले, लेकिन मैं सत्यता कह रही हूँ। और यहाँ जो मेरा सुन रहा है, ये मेरी जो वॉइस सुन रहे हैं, जो काफ़ी अगर इस लाइन से होंगे तो वो अपने आप को फील करेंगे सीज द गुड, ये सही बोल रही है। तब मैंने अपने आप को बता दिया कि भाई मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। उन्होंने बोला था आपका रिस्क या तो आप घर छोड़ के जा सकते हैं। छोड़ के जा सकते हैं, घर छोड़ के जा सकते हैं। तब आप कितने बड़े थे? आई थिंक मैं होंगी 18-19 से आसपास, लेकिन मैं ऐसी कॉलेज में एडमिशन हो चुका। हाँ, लेकिन मैं ऐसी बच्ची थी कि भाई या पापा, क्योंकि उनको पता था हमारा बच्चा स्पेशल है तो कोई ट्रीट करे। मेरे भाई फैमिली ने ट्रीटमेंट मेरे को अच्छे से दिया, मतलब प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग। जब मैं घर छोड़ के आई, बस स्टॉप पे बैठी रो रही थी 2-2.5 घंटे की, अभी कोई आएगा वो ले जाएगा, हर कोई यही करता है ना। और अब विश्वास नहीं करेंगे, मुझे इतना भी आइडिया नहीं था कि मेरे घर से अगर 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जाना होगा तो मैं कैसे जाते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सुसाइड कर लूँ। अच्छा। पर सुसाइड नहीं करना चाहिए, मैं अधिवक्ता होने के अगर आत्महत्या करते थे क्राइम है नहीं तो ये फीलिंग आपके अंदर आई उस समय क्योंकि आप एक बच्चा ही होता है एक तरह से 18-19 साल का। मेरे दिमाग में ये था या तो मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ कर दिखाऊं। अच्छा, 2 ऑप्शन थे आप? 2 ऑप्शन थे। तो उसमें कोविड का टाइम भी आने वाला था, आई थिंक कोविड का बाद में आया, कोविड उससे पहले। तो फिर मैं जोधपुर शिफ्ट हो गई और उस समय मेरे पॉकेट में 500 रुपये होंगे। खुद ही चले गए? हाँ, पाली से नजदीक अगर कहे तो जोधपुर ही दिखता है, यही बड़ा शहर है मान लूंगा। अगर सोचे तो पाली के लोगों के, जालोर के लोगों के सबसे बड़ा शहर कौन था? जोधपुर, यही होता है पुराने टाइम से। और नॉलेज भी इतना ही था कि इतना नॉलेज था नहीं, तो मैं जोधपुर आ गई। जोधपुर आके जॉब के लिए, जॉब तो चाहिए ना। तो उस समय तक ग्रेजुएशन हो चुकी थी आपकी? नहीं, ग्रेजुएशन कंटिन्यू, मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, तो कंटिन्यू एडमिशन हो गया था। लेकिन अब मेरा सीन ऐसा क्रिएट हो गया तो मेरे को छोड़ना ही पड़ा। तब फिर मैंने घर ड्रॉप कर दिया। फिर जॉब के लिए प्रॉब्लम, तो मैंने सिक्योरिटी की जॉब की। सिक्योरिटी की? हाँ। अच्छा। अब सिक्योरिटी जॉब की उन्होंने बोला नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये भी चैलेंज था, कभी घर में गई नहीं, कभी घर से कभी नाइट ड्यूटी। हाँ, नाइट ड्यूटी करना, तो भी अगर घर चाहिए, लेकिन ये था कि आपको रहना मिल जाएगा और खाना मिल जाएगा। अच्छा। तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं ट्रांस, मैंने को बोला कि मेरे को अलग से रहने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला अलग से तो नहीं, हमारी जो कंपनी का जब बना रखा एक किचन है, आप उसमें रह सकते हो। मैंने कहा अगर मैं शेफ हूँ तो मेरे लिए किचन भी बेस्ट है, तो उसमें एक छोटा सा बेड आए उतना ही दे, तो मैं उसमें रह के अपनी जॉब करी। लेकिन वो होता है ना कि आप ट्रांस कितना भी छुपा लो, और जो सोसाइटी जितना कहती है ना कि ट्रांस लोगों से जितने नाक बजाती हैं, उतना मिसयूज ये समाज वाले ही करते हैं। मेरी कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है इसमें समाज वालों की गलती है। अगर मैं कहीं से निकलती हूँ तो 10 कमेंट करने वाले कौन है? समाज वाले, आपके जो इज्जतदार समाज, जो सफ़ेद चोला पहन के घूमते, वही कमेंट करते हैं। कमेंट किया गया, आपको क्या फील होता है उस समय? इंस्टेंट क्या फील होता है? कमेंट करना और वो फिजिकल, लेकिन मैं हमेशा से माँ भवानी की कृपा रही है, ठीक है ना,
तो हमें कहीं हमेशा बच गई यार इन चीज़ों से। मैं अपने आप को क्या पता कैसे मैंने फाइट ईश्वर आपके साथ था। फिर मैं छोड़ के जयपुर आ गई। अच्छा। फिर मैं एक एनजीओ से, गरिमा ग्रह एक एनजीओ था, वहाँ से मैं कनेक्ट हुई। वहाँ से मैं कनेक्ट हुई तो मुझे ये लगा कि यार वहाँ मेरे को किसी ने बोला कि तेरे जैसे लोग वहाँ रहते हैं। अच्छा। तो मुझे खुशी हुई। वो तो रास्ता देखने लग गया। हाँ, तो मेरे को लगा कि खुशी हुई मुझे। तो फिर मैं जयपुर आ गई, मेरे को क्या करना है। तो मैंने फिर एक ओरेन इंटरनेशनल है यहाँ गोजर की थड़ी पे ही, तो वहाँ एज और मेकअप आर्टिस्ट मैंने कोर्स किया। अच्छा। क्योंकि कुछ तो काम चाहिए। कुछ तो काम चाहिए। मैंने कहा मैं अगर फैशन का फीमेल लाइन जो बोलते हैं ना कमजोरी को ताकत बनाते हो, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट, और वो इतना अच्छा रहा कि मेरा उसमें बहुत निखर के हाथ आया। और जब मैं और समय जब इंस्टीट्यूट में करने गई तो मेरे को मॉडल नहीं बनती थी लड़कियाँ। उसमें मॉडल मैं अपने आप का मेकअप खुद ही करती थी और फोटोशूट करवाती थी, और वो अच्छा भी जाता था। टीचर को भी लगता था कि नहीं ये कुछ है टैलेंट। और लेकिन एक जेलस फील होती थी टीचर का, है कि आज मैंने 2 का पहाड़ा सीखा है लेकिन इसने 4 का पहाड़ा भी लिख दिया। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब क्या होता है कि मैंने छोटे अमाउंट में ही सीखा। एक प्रो मेकअप आर्टिस्ट AM PM होता है, प्रो मेकअप आर्टिस्ट होता है। तो मैं छिपके से देखती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डांट पड़े फटकार पड़े, मेरे को काम सीखना था। हंसी उड़ाना मजाक मुझे नहीं, मुझे मैटर, मैंने क्या बोला, मेरी कमजोरी को तो मुझे ताकत बनाना। तो उसको मैंने कहा फिर मेकअप आर्टिस्ट कर लिया। मेकअप आर्टिस्ट का काम करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लग गया। क्योंकि आपने जिस तरह की लाइफ जर्नी अब तक बताई है उसमें आप मेकअप आर्टिस्ट भी बनी है, फिर एकदम लीगल। ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसी एक हजम नहीं होती बात। हाँ, हजम नहीं होती। आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा और आंसर भी बहुत अच्छा दूंगी, आई होप सबको पसंद। एक्चुअली जब क्या हुआ कि मैंने स्ट्रगल किया था मेकअप आर्टिस्ट, मेरे को लगा कि मैं इस फील्ड में भी नहीं, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही ना। अच्छा। या तो मैं बधाई में चली जाऊं, उन लोगों में चली जाऊं, उन लोगों से मुझे डर लगता था। अच्छा, जो आपकी ये मेरी कम्युनिटी मुझे उनसे डर लगता था। आई थिंक जब मैं उनके साथ रही तब मुझे पता कितने अच्छे सॉफ्ट नेचर के हैं। इस समाज के सामने जो बिहेव करते हैं वो लोग तुम्हारे समाज के, हम जब मेरे समाज कहीं बधाई लेने जाता, अगर प्यार से बात करता है ना जजमान, तो हम लोग प्यार से शो करते हैं। अगर वो 19-20 करते हैं तो हम फिर 21 बताते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, यह मेरे समाज की गलती नहीं। तो फिर मैं सबसे पहले मेरे को समाज से ऐसा लगता है कि भाई मेरे को तो यहाँ जाना ही नहीं है। फिर मैंने कहा मेरे को करना क्या चाहिए। मैंने ग्रेजुएशन तो मेरी हो गई, किसी ने मेरे को बताया LLB कर ली। अच्छा। मैंने कहा ये कि कानून की पढ़ाई होती है अधिकारों से। मैं क्या अच्छा, और उससे मुझे कुछ भी नहीं पता था ट्रांस के क्या अधिकार हो, कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मैं मेरी लाइफ से इतनी जर्नीज कहूँ तो काफ़ी लोगों के अभी मुकदमे हो जाए, इतना मेरे को टॉर्चर किया गया सोसाइटी। लेकिन नहीं तो फिर मैंने कहा मैं बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। वहाँ भी प्रॉब्लम, वहाँ क्या प्रॉब्लम? ट्रांस का ऑप्शन नहीं आया ना, मेल या फीमेल। उस समय तो आप रविंद्र सिंह ही थे मार्कशीट्स में, डॉक्यूमेंट्स में। वहाँ चल रहा था जनरली, मैं अंदर से रवीना क्रिएट हो रही थी और रविंद्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, समझ रहे हो। लेकिन एकदम से मैं हिट एकदम से नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मेरे को नॉलेज ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, मैं कैसे करती। तो फिर वहाँ एज और बॉयज़ के अकॉर्डिंग ही मैंने स्टडी की। लेकिन मैं थी तो फेम लाइन, अब वो भी मेरे को सपोर्टर पहन के अपने ब्रास्ट को कवर करके रहना। लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना, पुरुष प्रधान लोग आँख ही लेते हैं। तो वो चीज़ थी, वहाँ भी मैं हुई, टॉर्चर हुई, लेकिन अपने आप को बचा के रखा मैंने अपने आप को। फिर मेरी LLB क्लियर हो गई। LLB क्लियर होने के बाद LLB फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया आपका? हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अच्छा। तो अजीब सा लगेगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको सेकंड ईयर फाइनल बहुत मजा आएगा। लीगल लैंग्वेज को समझने में थोड़ा सा समय लगता है पहले, लेकिन जब समझ में आ गया तो फिर छूटेगा नहीं। और मैं मूड कोर्ट में भी अच्छी थी क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस होती है, तो काफी ऐसे मुकदमे, हाँ, तो ऐसे मुकदमे होते थे कि जो हारे हुए, तो मैं आई थिंक ऐसा सीन क्रिएट कर दी थी। वो मुकदमे हारे हुए मैं जीतने जैसे सिचुएशन आती, सर भी कहते तुमने क्या किया। वो अच्छा था, मेरे टीचर थे लोग बोलते ना विधि के टीचर होते हैं ना, उनको पता होता है। तो जब मैं LLB की, वहाँ मेरे को काफ़ी टीचर्स ने सपोर्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मुझे सीताराम जी सर पढ़ाते थे, वहाँ के प्रिंसिपल सर वो भी अच्छे थे। ज्ञान विधि मैंने यहाँ विधि कॉलेज से मैंने ये किया था, और गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से मैं रही थी, रेगुलर स्टूडेंट रही थी। उसके बाद मैंने LLB क्लियर कर लिया। LLB क्लियर करने के बाद फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा, एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास। विधि की डिग्री सबसे बड़ी होती है, कानून सबसे बड़ा होता है। डिग्री ले ली मैंने, काम धंधा कैसे चलेगा। तो आपको रोज बड़े शहर में रहते हो, सुबह उठोगे तो पानी के लिए भी पैसा चाहिए। इस दौरान आपकी पढ़ाई का सपोर्ट कैसा रहा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे रहा? फाइनेंशियल सपोर्ट इस तरह की, अब मैं बताऊंगी आपको कि मैं अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट होने वाली हूँ। अब इतने दिन समय भाग रही थी नहीं। अच्छा। तो फिर मेरे को कुछ फ्रेंड्स भी मिले कि हमारे साथ चलो, तो ट्रेन मांगो।
अब बहुत अच्छा अजीब सा लगेगा कि तुम एडवोकेटों की ट्रेन मांगा, तुमने ट्रेन ब्रेकिंग करते हैं ना, ट्रेन मांगते हैं। अच्छा, ट्रेन बैगिंग 10-20 अच्छा। मुझे शर्म नहीं आएगी, लेकिन आज मैं कैमरे के सामने सत्य बोलूंगी, मैंने कुछ टाइम वो भी किया, 1-2 घंटे करती थी, तो उससे मेरा पैसा आता था। आज मैं एडवोकेट हूँ तो समाज का कहीं ना कहीं तो योगदान है, चाहे वो द्वेषता से हो, बुराई से हो, कैसे भी हो, हाँ अगर मैं वो पैसा काम आया हाँ, लेकिन मेरे से कभी ताली बजी ही नहीं। आई थिंक मेरा ऐसा सॉफ्ट नेचर था कि मैं खड़ी होती ना तो आपके अंदर वैसे भी पढ़ाई की प्रोफेशनल डिग्निटी एक आ चुकी हाँ, मेरा एक मांगने का तरीका वो था, तो मतलब उनको ऐसा रियल है, मैं थैंक यू बोलूंगी सोसाइटी को, और जिसने भी मेरे को पैसा दिया उनको थैंक यू बोलूंगी कि आज आपकी वजह से मैं अधिकता हूँ। और थैंक यू मेरी फैमिली को तो बोलूंगी, मेरे माँ बाप को तो बोलूंगी कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन एक समाज के अकॉर्डिंग समाज क्या कहेगा, सामाजिक दबाव, हाँ उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने कम्युनिटी के कुछ काम करने लगे धीरे धीरे धीरे। कुछ टाइम मैंने अपनी स्टडी स्टॉप भी कर दी, क्योंकि आपको पता है ना, नॉर्मल लोगों के लिए ज़िंदगी ईजी नहीं होती, हम तो ट्रांस कम्युनिटी के, आपको रूम नहीं मिलता, आप कहीं भी जाओ आपको जज किया जाता है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? अगर मैं आपको हर जगह जज करूँ, आपकी चाल पे, ढाल पे, आपकी बोली पे, कैसे आप क्या करोगे? एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन मैं आपके शो से आपसे ही पूछती हूँ, अगर हर चीज पे टोका टाकी होगी तो इरिटेशन क्रिएट होगा, आप सुसाइड कर लेंगे, आप घर से बाहर निकलने बंद कर देंगे। बहुत बड़े लेवल पे तो ऐसा भी होगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है कि मेरे को ये लगा कि मेरे को मर जाना चाहिए, ये भी चीज़ आई मैंने ट्राई भी किया, मैंने नींद की 20 टैबलेट खा ली, लेकिन साली सुबह 6 बजे उठ गई। इफ़ यू डोंट माइंड दिस वर्ड इज आई यूज दैट, सो मैं सुबह 6 बजे उठ गई, आईने के सामने अपने आप को हंस रही हूँ, ये क्या हुआ, मैं कि तू नहीं मरेगी। ये चीज़, ये इतना हो गया, इंसान कब सुसाइड करता है कि वो सोसाइटी से बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी, प्लीज़ अपने आप इतना बिजी लाइफ है, आप, मैं आपसे भी कहूँगी दैट्स, आप इतना बिजी मत हो। आप पहले क्या होता है, अपनी फैमिली को टाइम देते थे, पहले इतने नहीं होते थे, अब कितने सुसाइड होते हैं। एजुकेशन का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, क्या पता अपने बच्चे कहीं से मिसयूज हो जाते हैं, उनका प्रेशर, वो बच्चे किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे? एक पेरेंट्स, एक माता पिता ही ऐसा जरिया होता है कि वो बच्चा उससे बोले। और माता पिता तो अपने काम में एक सबसे बड़ा होता है कि पूरे पिता से बच्चे डरते हैं कि पापा से क्या कहेंगे, मम्मी से तो फिर बोलते हैं, और मम्मी बेटा ये बोलेगी तेरे पापा डांटेंगे, घर में लड़ाई हो जाएगी। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को समझो, आप जब भी फ्री हो उन बच्चों से फ्रेंड, एक एज आने के बाद आप माँ बाप मत बनो, एक दोस्त बनो, जिससे क्राइम में बहुत ही स्टॉप हो जाए। नहीं, मैंने भी ये महसूस किया है, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारी बातों को दबा जाते हैं, कह नहीं पाते डर से, और वो बातें कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है और जो बड़े एक ब्लास्ट के रूप में बाहर निकलती है। हाँ श्योर। तो ये एक चैनल के माध्यम, अगर कोई समझ जाए पेड़ा, कि मेरे ख्याल से 100 में से 10 समझ जाए, 10 बच्चों की जान तो बचेगी, है ना? और वो 10 पेरेंट्स अगर 10 को बताएंगे तो 100 लोगों के घर में तो ये चीजें, तो प्लीज आप अपने बच्चों को समझा। बच्चे आपने पैदा किए, बच्चे आए नहीं, अब मैं आप घर में, मेरे घर में मेरे माँ बाप ने पैदा किया, अब इसमें मेरे माँ बाप के एक्सक्यूज होंगे मैं ऐसी क्यों हुई, सही है ना? तो इसमें लेकिन ये है ना कि मैं अपने माँ बाप को नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं, आप अपनी जगह सही है, लेकिन क्यों सोसाइटी से, प्रेशर से मेरे माँ बाप ने, आज क्या उनको दर्द नहीं होता, उनको दुख नहीं होता होगा? आज वो मेरा इंटरव्यू यहाँ सुनेंगे या तो वो खुशी नहीं हो, खुशी तो गर्व होगा उनको, लेकिन क्या है, सोसाइटी की वजह से वो दबे। इन फ्यूचर मेरे माँ बाप जरूर आएंगे, और मैं सपना देखती हूँ कि मेरे लिए बड़ा सा फूलों का हार लाएंगे और कहेंगे सी इज माय डॉटर। नहीं, बिल्कुल, ये सोसाइटी भी आपके लिए फूलों का हार लेके तैयार है, और हमने तो आपको उसी दिन पहचान लिया था कुछ दिन पहले कि आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। आपने अपने आप की मदद करी, आपने अपने आप को समझा, अपने आप को रेस्पेक्ट दिया, इसी वजह से आप हमारे यहाँ शो पर बैठी हुई हैं। और बहुत सारे उन लड़के लड़कियों के लिए मोटिवेशन रहेंगे जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो पढ़ाई में बहाने बनाते हैं, मेहनत करने में बहाने बनाते हैं, आगे बढ़ने में कई तरह के बहाने बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आप देखिए कि आपके सामने जो पर्सनैलिटी बैठी है, शायद ऐसी समस्याएं तो आपके सामने नहीं आई होंगी जो इनके सामने आई है, और उन सब को उन्होंने अपने पैरों से ढकेल कर और सीधे राजस्थान हाई कोर्ट में पैर रखे, अपने कदम रखे। बात यहाँ तक आ गई, आपको लीगल डिग्री मिल गई, इसके बाद आपका प्रोफेशनल करियर कैसे शुरू हुआ? आपने बताया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप लीगल सब्जेक्ट्स में अच्छे भी रहे। पहला आपको ब्रेक एज अ लॉयर कैसे मिला और आपने कैसे ये शुरुआत करी?
मेरा पहला ही जब मैंने रिट लगाई वो मेरे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लगाई। अच्छा। अभी अभी वैकेंसी चल रही है, 4 ग्रेड की भी आई वैकेंसी, आपको पता ही होगा। उसमें क्या था रिट में? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि न्यायपालिका ऐसा कैसे भूल सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट 2014 ने ट्रांसजेंडर का जन्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट पीता है, ट्रांसजेंडर के लिए कोई एक्ट बनाया गया 2014 में क्लियर हुआ था। ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग या कि मेल और फीमेल नहीं है, थर्ड जेंडर भी थर्ड जेंडर होता है। और जितनी भी न्यायपालिका है, जो भी न्यायपालिका शासन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। जब 2014 के जजमेंट में ही क्लियर कर दिया कि थर्ड जेंडर का ऑप्शन है। अब थर्ड जेंडर, अगर आपके घर में 2 बच्चे का तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो आपको तीनों के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी। मान लो कि वो थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो आप ऐसा तो नहीं उसको छोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल वैसे ही ट्रांसजेंडर एक समाज का तीसरा है, और छोटे बच्चे को तो ज़्यादा नीड होनी चाहिए, खाना पीना परवरिश का। एक बच्चे को पैदा करना ही नहीं है, ये तो इग्नोर हो गया। उसका बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ट्रांसजेंडर वर्ड ट्रांसजेंडर को दे दिया, प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप हैं मेल फीमेल और आप आके बैठे हैं, आपका एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी उन्होंने। और सब 2019 और 20 में ट्रांसजेंडर एक्ट भी आ गया। अच्छा। विधानसभा पारित हो गया संसद, लेकिन क्या वो आज तक लागू हुआ? नहीं। लागू जब कानूनी पारित हो गया तो वो तो सब जगह नहीं। मैं ये कहूँगी ट्रांसजेंडर एक्ट्स के बारे में कौन अधिवक्ता भी नहीं जानते। अच्छा। मैं अधिवक्ता हूँ ना, इंटरेस्ट नहीं लेते इसमें। वाह, क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते? आप इंटरेस्ट नहीं लेते तो उसका बहिष्कार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को बोलो ये आप क्यों बनाया, ये कानून क्यों बनाया, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले, उसको हटा दो। आपको इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उसका इंटरेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। अभी भी अधिवक्ताओं को पता भी, क्योंकि वोटर कार्ड भी बने हुए हैं। वोटर कार्ड तो आएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स को वोटर बैंक चाहिए। ट्रांसजेंडर एक ऐसा मुद्दा है कि वोट कहाँ से लेंगे? वोट लेने के यहाँ वोट ट्रांसजेंडर को ओनली फॉर वोटर बैंक के लिए यूज किया। आप ट्रांसजेंडर सबके पास आईडी कार्ड मिल जाए, टीजी कार्ड मिल जाएंगे, वोटर आईडी कार्ड ढूंढ के लिए आते हो। क्या मैं ये पूछना चाहूंगी इस पॉलिटिक्स की राजनीति, जो भी समाज है उनसे पूछना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट से, क्या आपने पूछा कितने लोगों के राशन कार्ड बने, कितने को अनाज मिलता है, कितनों को घर मिला है? मुझे भी नहीं मिला, अभी मैं रेंट पे रह रही हूँ। क्या मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ? रोटी कपड़ा मकान तो ये तो राज्य का मूल कर्तव्य है कि ये मुझे मिलना चाहिए। गवर्नमेंट वैकेंसी में कहाँ प्लेटफॉर्म है बताओ? प्राइवेट सेक्टर में आपने कहीं देखा? प्राइवेट, अगर आज यहीं से मैं आपसे चलते हैं और मैं कहूँ कि मुझे कोई ऑफिस में जॉब दे दे, ट्रांसजेंडर को जॉब नहीं दे। तो आपने जो रिट में ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उसमें क्या जज जो बेंच बैठी? एक्चुअली मेरा ये था कि उसमें मेल और फीमेल का ही ऑप्शन, थर्ड जेंडर का क्यों नहीं? पहला मुद्दा तो ये था, और सेकंड था कि मैं कि इसमें आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण राज्य सरकार ने बोल दिया को ओबीसी कैटेगरी में आपको ट्रांसजेंडर को काउंट कर लें। ओबीसी कैटेगरी। अब मेरे को ये बताओ कि कैसे कुछ बच्चे ऐसे जो एसटी एससी से आ रहे हैं, वो ओबीसी से क्यों फाइट करेंगे? क्योंकि आप तो जैसे राजपूत कम्युनिटी से आती है, जनरल कम्युनिटी से। नहीं, एक्चुअली मेरा कम्युनिटी को जात नहीं होता। हमारा समाज बाई बर्थ कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर जैसा समाज नहीं है। हम 36 कौम के एक गिलास से पानी पीते, एक ही थाली से खाना खाते, हम कभी ऊंच नीचे नहीं करते। अच्छा। हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम आपके घर अगर मेरा समाज जाता है तो हिंदू के घर पे भी अगर बच्चा हुआ तो वही बधाई नाश्ता गानता, मुस्लिम के यहाँ भी वो भी है। हम तो बड़े पूज्य ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, लेकिन ये समाज ही तो है। मेन मकसद है कि जब मेरा ये जजमेंट था कि जो मेरा रेट था उसमें था कि ट्रांसजेंडर के लिए क्यों नहीं, और सबसे बड़ी बात तो हाई कोर्ट के लिए, मैं अधिवक्ता होने के बावजूद मैं बोलूँ कि हाई कोर्ट के लिए शर्म की बात है। आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वो तक कि मैंने बार ऑफ काउंसलिंग में जब अपना रजिस्ट्रेशन का उसमें मेल और फीमेल का, आज मेरा रजिस्ट्रेशन फीमेल कोटे से हुआ है। अच्छा, वहाँ भी कोई ऑप्शन नहीं है? क्या पता इस इंटरव्यू की वजह से अगर वो चेंजिंग कर दे तो मेरे लिए अच्छी बात होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा? जब तुम न्यायपालिका, जब न्याय बनाने वाली, तुम हमें अनदेखा करोगे। अधिकार, हाँ, आर्टिकल 14 के अंदर समानता का अधिकार मेरा नहीं है। लिंग भेद धर्म जात किसी भी उसमें साफ लिखा है। जो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान जो बनाया उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से कि उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया अपने भारत का, लेकिन उसे ढंग से लागू करें ना तो ये जितने भी क्राइम प्रॉब्लम से सारी खत्म हो जाए। लेकिन अपना अगर सिस्टम सुधर जाए तो सब कुछ हो जाए। नेता लोग साथ ये कम्युनिटी 2% है 3% है, इनसे क्या इग्नोर करो? क्यों भाई?
क्यों करें? या तो हमें देश निकाला दे दो, यही अगर घर में पैदा हुए तो हमें हमारे अधिकारों से आप नहीं कर सकते। इसी अधिकारों को लेने के लिए इस रवीना का जन्म है। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मैं आशा करती हूँ कि इस रवीना को देखकर आने वाले टाइम में 100 रवीनाएं खड़ी हो जाए। आपने जब वहाँ पर जैसे बहस करी या आर्गुमेंट हुआ कोर्ट में, उनका क्या रेस्पॉन्स रहा? एक्चुअली मेरा कुलदीप हंसराज सर है, क्योंकि उस समय मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन मैंने पूरा परफॉर्मर रेडी कर दिया था। मैं ड्राफ्टिंग आपने ही किया? हाँ, तो मैंने उनको जब मैंने बोला था कि ट्रांसजेंडर अपनी मन की बात खुद बता सकता है, मेरे को क्या समस्या है, जब मैंने न्यायाधीश से मैंने परमिशन मांगी तो कि मैं कर सकती हूँ, उन्होंने बोला सॉरी आपके वकील बोलेंगे। लेकिन मैं मानती हूँ अगर उस दिन अगर मैं बोलती तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट सही तरीके से शो कर पाती। और आज उन्होंने उस जजमेंट दिया, उन्होंने अभी जजमेंट दिया कि उन्होंने आवेदन करने के लिए एक ऑफलाइन फार्म फिल दिया। इसमें आवेदन मैंने ही किया 4 ग्रेड के लिए, एक ऑफलाइन फार्म फिल करवाया और उसमें मेरी फीस जनरल्स के अकॉर्डिंग ली गई। अच्छा। लेकिन राज्य सरकार के अनुसार तो ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं तो ना ना तो ST SC इसमें किसी से नहीं, मुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि मेरी समाज का अभी जन्म हुआ है। मेरा मकसद लड़ाई यही है कि स्पेशल प्रोविजन उनको। हाँ, एक्चुअली मैं ऐसी काफ़ी जयपुर में काफ़ी ऐसी मान्यता संस्था है श्रीमान महोदय, वहाँ मैं कोचिंग के लिए कि मेरे को कोचिंग हो जाए तो मैं थोड़ा सा डेवलप अपने RGS की हो गई, नाम नहीं लूंगी मैं, किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने ट्रीट कैसे किया कोचिंग वालों ने? तो मैंने अपने TG कार्ड दिया कि, तो उन्होंने बोला ओके मैम, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं है। इसका मतलब कि एक साइलेंट अपना एक्शन समझ, उन्होंने सोचा कि अगर ये ट्रांसपर्सन आएगी तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे थोड़ा माहौल खराब हो जाएगा। लोगों का एक रवैया होता है ना, सोच ना तो ना बोल रहे हैं ना हाँ बोल रहे। अब मैं ये कहूँगी राज्य सरकार आपने OBC कैटेगरी में हमें दे दिया, अब बोले मैं ना तो कोचिंग कर पा रही और मैंने एजुकेशन ली कहाँ से क्या करके ट्रेन मांग के आज मैंने लॉ की डिग्री ली है। आज मेरी काफ़ी बहनें होंगी जो अपनी एजुकेशन करना चाहती है, अब वो फाइट कर पाएंगे? उन लोगों को नहीं कर पाएंगे है। अगर एजुकेशन, जब मेरी बात सुनो, जब आरक्षण मिला, मैं किसी कम्युनिटी या किसी वर्ग के लिए विशेष के लिए नहीं बोलूँगी, मेरे लिए सारे समान हैं, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी बनी हूँ सबकी वजह से बनी हूँ। लेकिन ये मुद्दे की बात इसलिए कहूँगी, जैसे ST SC एक्ट आया, उनको आरक्षण क्यों है कि वो पिछड़े हुए थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ था, तो क्या उस कानून बना ना, एक बराबर के उनके लिए एक रिजर्व सीट बनी। तो आज वो समाज आगे निकल रहा है, बन रहा है, IPS IAS अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं। क्या वो ट्रांसजेंडर नहीं बन सकते? आपने OBC कैटेगरी में क्यों डाला, SC में क्यों नहीं डाल दिया, ST से क्यों नहीं डाल दिया? मैं तो किसी में नहीं जानती, ना मैं जर्नल में जाना चाहती हूँ, ना OBC, ना SC, ना ST, क्योंकि मेरे समुदाय में तो चारों ही कौम के लोग हैं। हाँ, तो उनको किस कैटेगरी में रखना है? तो मैं ये कहूंगी इस माध्यम से राज्य सरकार से भी कहूंगी हमें स्पेशल कोटा दिया जाए, चाहिए तो 2%। कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 2% राइट्स का। अच्छा। वहाँ अगर हर गवर्नमेंट जॉब से 2% है। अगर एक बात बताइए सर कि इस समाज में अगर चेंजिंग लाना है थर्ड जेंडर के लिए तो आपको हर जगह ट्रांसपर्सन को हायर करना होगा। जब उनको सर्विसेज में लाएंगे तो दूसरे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी तो मनोभावनाएं वो समझ पाएगा, क्योंकि हम जैसे आदमी, सामान्य आदमी तो लेकिन नेचुरली समझना मुश्किल होता है। अगर आप जैसे लोग सिस्टम में होंगे तो दूसरे जो आगे जनरेशन आपकी आएगी उसको वो समझ पाएंगे। ये मेरा कहने का अर्थ है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, आपने एक थोड़ा सा काटूंगी कि ऐसा नहीं मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं किया, मैंने Amazon फ्लिपकार्ट में एज्योर जॉब किया, एक जो वर्कर के अकॉर्डिंग काम किया। प्रोफाइल मेरा अच्छा था, काम अच्छा था, वर्किंग टॉकिंग अच्छा था सिस्टम, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। ऑनली पर 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरे को काम दिया जाता, फिर हटा दिया जाता था। वो क्यों कंपनियां क्यों कर रही है? अपना टैक्स बचाने के लिए। एक दिखावा और एक देना बहुत बड़ा अलग बात होती है। तो यहाँ तो ना तो राज्य सरकार इस फोकस पर कार्य कर रही है ना केंद्र सरकार। अगर मैं यही कहूँगी, अगर भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 14 के अनुसार हमें समानता का अधिकार है तो हमारा अधिकार कहाँ है? आपकी मुख्य डिमांड है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, हमें सारे ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। हम नहीं है, हम अगर मैं फीमेल हूँ तो मुझे शादी का राइट दो। मुझे तो समाज का कोई लड़का है जो मेरे हाथ पकड़ के मेरे से शादी कर लेगा, नहीं करेगा ना, तो फिर मैं तो अलग हो गई। मुझे काफी लोग ये बोलते हैं कि आप फीमेल हो, फीमेल जैसा ट्रीट करो। मैं कैसे करूँ फीमेल जैसा ट्रीट? मैं कर ही नहीं सकती फीमेल जैसा ट्रीट। मैं फीमेल हूँ ही नहीं। अगर मैं फीमेल होती तो मेरी शादी होती ना, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाती। आज मैं भी किसी राजपूत के घर पे ठकरानी बन के बैठती
वही तो चीज़ है। जब मेरे को चाहिए कि हमें लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो चाहिए, और वो मिलना ही जरूरी है। भारत का संविधान कहता है हमें आरक्षण मिला, थर्ड जेंडर के लिए आरक्षण होना जरूरी है, चाहे वो 2% ही हो, हर सेक्टर में। जितने भी ट्रांस है, आपने देखा होगा, अभी अपने नाम लिया जो IPS अधिकारी है, IAS अधिकारी है ना, जो आज अपने लेवल पे, क्या वो काम नहीं कर पा रही है? बिल्कुल कर रही है। आज अधिवक्ताओं क्या मैं अपना काम नहीं कर पा रही? अब मौका तो देख के देखो। हाँ, आपने मौका ही नहीं दिया। अब मौका दोगे कि आज मैं अगर वकील बनी बैठी हूँ, हाई कोर्ट की वकील बन, आने वाले फ्यूचर में मेरा मैं कुछ और बड़ी बन जाऊँ, क्या मेरे जैसे बच्चों को फैमिली वाले की नहीं, वो भी तो एक ऐसी थी यार, अपने बच्चों को क्यों नहीं ट्रीट कर, वो भी इस लेवल पे जाएगी, तो बच्चे बेघर नहीं होंगे, उनके साथ क्राइम नहीं होगा। कितना कुछ होता है ट्रांस लोगों के साथ, आप मैं बता नहीं पाऊंगी। मैं बात करूँगी 200 फीट की वाली यहाँ पे, काफ़ी लोग देखते हैं आप 200 फीट तो मतलब गलत तरीके से लेते हैं। अगर वो गलत काम करते क्यों करते? अगर मेरी कम्युनिटी के कुछ बच्चे वहाँ काम करे, गलत करे, सेक्स रैकेट का काम करे या कुछ भी काम करे, मैं तो कहूँगी गलत नहीं है, वो राइट है। कैसे? पेट को पालने के लिए कुछ तो करेगा। और मेरे को सबसे बड़ा क्राइम कौन करा? समाज कर रहे हैं। वो बच्चे खुद आपके घर नहीं आते, आप मिलने के लिए उनको उनसे मिलने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, तो गलत कौन हुआ? अगर आप इस चीज़ को गलत मानते हो तो उनके लिए कुछ करो। बोलते बेगिंग इज क्राइम, भारत बोलते भीख मांगना अपराध है। तो अपराध क्यों है? और इस अपराध को स्टॉप करने के लिए आपने क्या कर दिया? तो मेरा समाज तो हर जगह से कहीं ना टूटा हुआ है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आज छोटे बच्चे हैं, मान लो आपकी तरह के ट्रांस हैं, उनकी मदर्स उनको स्कूल लेके जाती हैं, स्कूल वालों का कैसा रेस्पॉन्स होता है उनके लिए? एक्चुअली क्या छोटे बच्चों में ये चीज़ दिखती नहीं है। अगर लड़के को मैं फीमेल फ्रॉक पहना दूं या लड़की को मैं जस्ट ये पहना दूं ट्राउजर, नहीं, उस बच्चे श्योर दिखते, एक एज आती है, आप बोलते हैं ना जब डेवलप होता है मेल फीमेल जैसे दिखने लगते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इनके लिए ट्रांस के लिए अलग से हॉस्टल होने चाहिए, अलग से एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। समाज का हिस्सा मैं मानती हूँ थोड़ा सा है, लेकिन है तो समाज का ना। जो बहरे हैं, गूंगे हैं, उनके वो एजुकेशन लिए है? आपके घर में अगर मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है ना, तो आप क्या करेंगे? उसको रख लेंगे, उसकी पोटी साफ करे, टॉयलेट करे, सब कुछ कर लेंगे। ट्रांस को क्यों रखने में क्या एक कईयों को डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, इस तरह के सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये मुझे ये बताओ कि क्या मैं अपने माँ बाप को नहीं रख सकती? क्या मैं अपने माँ बाप को 2 टाइम का खाना नहीं दे सकती? क्या मैं माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती? क्या मैं समाज में बैठने लायक नहीं हूँ? तो आज मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप मेरे से दूर क्यों? इसका कारण है समाज। मेरी माँ, कोई माँ और बाप अपने बच्चों को अपने दिल से दूर नहीं करेगा, लेकिन वो समाज में बंध गए हैं, और जब तक कि समाज अपने आप को चेंज नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बढ़िया सिस्टम को बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अभी अगर कोई मुकदमा हो जाता है ट्रांस के कोड, तो पुलिस वाले उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा पीटी करते हैं, मारा मारी करते हैं। हाँ। आपने अभी कभी ट्रांस के मामले में कभी अपना वकील हायर किया? नहीं किया है। अभी अब बोलते वो वेलफेयर बोर्ड बनाया है ट्रांसजेंडर का, वेलफेयर बोर्ड। हाँ, ट्रांसजेंडर के लिए बन चुका है। हाँ, राजस्थान में बन चुका है। तो काफ़ी ट्रांस लोग इसमें कनेक्टेड भी है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर समाज के लिए कुछ करने आए तो समाज के लिए प्लीज़ कुछ कीजिए। मेरा मानना है, आज मैं यहाँ बैठी हूँ कि मेरे पास अगर मेरी कम्युनिटी से, मैं कम्युनिटी का नहीं कहूँगी, मैं समाज का कोई भी अगर परेशान बंदा अगर मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूँगी जितना हो सकता है, जितना मेरा नॉलेज है। और मेरे नॉलेज से ऊपर है तो मैं अपने सीनियर से बात करूँगी। मेरा जरिया ये है कि मैं समाज में वही रिस्पेक्ट पाना चाहती हूँ जो एक मेल और फीमेल की होती है। रवीना जी उसी की बात कर रही हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये सिस्टम और समाज हमें राइट ऑफ इक्वलिटी दे, जिससे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो निखर के बहुत ज़्यादा आगे आ सके। बातें तो आपने काफ़ी गंभीर कही, क्योंकि पहली बार मैं भी ऐसी बातें सुन रहा हूँ। कुछ चीज़ें जैसे मुझे पता भी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों का काम करने का पैटर्न, काम करने की जो दिशा है वो कुछ अलग है। लेकिन मेरी नज़र में मुझे लगता है कि ये पहला पॉडकास्ट होगा जहां आप जैसी पर्सनैलिटी को यहाँ बुलाया गया है, और निश्चित रूप से इससे कई लोग प्रभावित होंगे। क्या अब जब आप एक मुकाम पे पहुंची हैं, एक वकील के रूप में, एक सफल वकील के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में काम कर रही हैं, आपके मदर फादर से आपकी बात होती है?
मेरी मदर से बात होगी लेकिन मेरे फादर से नहीं होती। मेरी मदर से मेरी बात होती तो तेरे पापा आ गए फ़ोन काट। अच्छा। लेकिन मेरे फादर को अंडरस्टैंडिंग है, मेरे भाइयों को, मेरे उनको पता ही है कि अब आप एक क्योंकि आपको मैंने आई थिंक टाइम ऑफ इंडिया काफ़ी न्यूज़ में हो गया टीवी है। चैनल्स पे मैंने देखा हो गया आपको। तो ऐसी उन लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन अभी तक उनकी भी हो ही नहीं। लेकिन मेरा अभी मंजिल, अभी मेरा प्लेटफॉर्म बाकी नहीं। मेरा मानना है कि मैं इंडिया की, राजस्थान की पहली एडवोकेट हूँ और मैं इंडिया की पहली न्यायाधीश बनना चाहती हूँ। तब मेरा जाके सपना पूरा वेरी गुड, वेरी गुड। हम यहाँ विश करेंगे कुदरत स्टूडियो से, द टी टॉक शो से, और मैं मेरे दिल से ही मैं आपको विश जरूर करूँगा कि हम आपको एक जस्टिस जज के रूप में मिलें। बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा ये कई लोगों के लिए। और जिस विकसित भारत का हम सपना देखते हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत 2047, तो भारत विकसित करने में स्टेक होल्डर सारे ही होंगे, उनमें आप भी होंगे। तो विकसित भारत केवल सामान्य लोगों से ही नहीं होगा, आप लोग भी उस विकसित भारत के ही पार्ट हैं। और हम ये विश करेंगे कि आपकी ये जो विश है, आपने जो सोच रखा है, वो निश्चित रूप से पूरा हो। अब आपके फ्यूचर प्लान के बारे में आपने ये बताया। अभी जैसे आप जयपुर में रह रही हैं, आप कोर्ट जाती हैं रेगुलर, आपके साथ ही जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न, उनके साथ उठना बैठना, कभी कभार चाय पे भी आपको बुलाया जाता होगा, या कई ऐसी मीटिंग्स होती होंगी जिनको आप अटेंड करती हैं, उनका कैसा रेस्पॉन्स रहता है आपके लिए? जब अधिवक्ता बोलते हैं कि बुद्धिजीवी है, जब बुद्धिजीवी ये चीज़ करे तो फिर थोड़ी अतिशयोक्ति वाली बात होती है। जब मैं हाई कोर्ट गई तब काफ़ी वकीलों का ये नजरिया था कि ये कौन नहीं, ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, ये क्यों, मतलब ऐसे हो गया, एक माहौल क्रिएट हो जैसे कोई एलियन नहीं आ जाए। वैसे इतनी गंदी दिखती नहीं हूँ मैं, लेकिन तो अभी क्या पता उनका क्या रवैया था, ये क्यों आई है। फिर किसी ने पूछा कि आप, मैं क्या एज एडवोकेट, आप ये वकील है? मैंने कहा हाँ मैं भी वकील। और कुछ वकील मेरे को 10 रुपए दे के चले गए। 10 रुपए? हाँ। ये क्या बात हुई? बट मैंने लिया वो 10 रुपये मैंने रिस्पेक्ट सर के लगा के मैंने लिए। आज भी वो 10 रुपये मेरे पास पड़े। इसका मतलब वो 10 रुपए नहीं थे, चैलेंज था वो। यस, चैलेंज। एम आई राइट? सही पकड़ा आपने। उनका एक तरीका था कि मैं डीमोटिवेट नहीं जाती, सेकंड डे नहीं जाती। उनका ये था कि तुम्हारा काम यही है कि 10 रुपये या 20 रुपये, फिर आप चलते जाओ। रियलाइज करवाना चाहते थे कि आप क्या हो, आप किस लायक हो। लेकिन अगर मैं उस समय हाइपर होती तो इज नॉट गलत। मैं अगर अधिवक्ता ही नहीं होती, अगर आप अपने आप को पैसे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो मैं आप मानती हूँ आप अधिवक्ता ही नहीं है। आपने उस समय अपने आप को कैसे कंट्रोल किया होगा? एक अधिवक्ता की क्वालिटी होती है कि आप अपने आप को कैसे सिचुएशन के कंट्रोल करके रखें। तो मैंने उस 10 रुपये सबके सामने रिस्पेक्टेड तरीके से मैंने किया, गुड विशेष सर मैं अपने पास रखूंगी। उस समय मेरी इंसल्ट नहीं हुई, उस पर्सन की इंसल्ट हुई। आज भी मिलते हैं वो आपको? हाँ, आई नॉट रिमेम्बर, मेरे को इतना याद नहीं है, बट वो 10 रुपये मुझे याद है। और वो 10 रुपये मुझे कभी डीमोटिवेट होता, मैं रियलाइज होती नहीं रवीना तेरे को कुछ करना है। तो समाज, अब देखो कि अधिवक्ता लोग ही इस तरीके से, तो समाज के मैं क्या क्या आशा करूँगी मैं। अभी मैंने हाई कोर्ट, अभी मेरे को चैम्बर हुआ नहीं मिले, लेकिन मैं आशा करूँगी मुझे रियलिटी मेरे को अपने ट्रांस के लिए मेरे को अलग से चैम्बर मिले, क्योंकि मेरे 3-4 स्टूडेंट हैं जिससे मैं मोटिवेट करके उनको LLB करा रही हूँ। आपके पास स्टूडेंट्स? यस, लेकिन अब मेरी कम्युनिटी के, और आने वाले टाइम में आप वो मेरे साथ काम करते हुए दिखेंगे। इन फ्यूचर अगर मैं आपके नेक्स्ट टाइम आपके शो में आती हूँ तो मैं अपने असिस्टेंट तो नहीं बोले, मैं अपनी फैमिली के साथ आऊँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये गलत है कि अगर अधिवक्ता होके ही आप इस तरीके से करें, तो कानून का ज्ञान नहीं, आपको कानून का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जब ट्रांसजेंडर एक्ट बन गया 2020 बना आया, तो लोगों को अभी नॉलेज नहीं है। अभी गवर्नमेंट कर क्या रही है, अभी ट्रांसजेंडर को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उनको ही एजुकेशन नहीं मिल पाई। अभी कुछ बीच में भी अभी फेक चला था कि अभी उसका नाम नहीं पता मुझे, इंस्टाग्राम पे, कि ट्रांसजेंडर के लिए फिक्स अमाउंट कर दिया गया है 1100-2100। मेरे को ये समझ में नहीं आता। समाज वाले, मैं आपके लिए कह रही हूँ, मेरी ट्रांस कम्युनिटी के लिए, आपके हित के लिए, रवीना आपके लिए हमेशा बनी रहेगी और हमेशा बनी है और बनी रहेगी। उन्होंने ये दिया कि स्टेटमेंट दिया कि अब ट्रांसजेंडर के 1100-2100 फिक्स हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, बधाई फिक्स हो गई। अच्छा।
और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम लाखों रुपए शादी में उड़ाते हैं ना, करते हैं ना लाखों रुपए, अब उसमें से तुमने 11 से 21 हजार दी थी, कोई बड़ी चीज नहीं है, फटाके ही जला देते हो। वो 11 हजार 21 हजार कितने लोगों का पेट पालती है। हमारे जो डेरे उसमें 50-60 लोग रहते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार भी होते हैं, उनका हेल्थ सब कुछ उसी से होता है, गवर्नमेंट से कोई हमें नहीं मिलता। अच्छा, ये जो RGHS और ये इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, हेल्थ स्कीम्स, इंश्योरेंस वगैरह, ये भी इसमें भी कवरेज नहीं है? कहाँ है? अच्छा, कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ इलाज की फैसिलिटी वहाँ तो, लेकिन ये कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए। ट्रांसजेंडर के लिए OPD स्टार्ट है, कितने दिन चलेगा? क्या कम्युनिटी छोटी तो सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, तो सिस्टम बनाने नहीं चाहिए। देख लीजिए आप एम्स साथियों को भी तो देखो, वहाँ ट्रांसजेंडर के लिए बनाया था, लेकिन नेता लोग शो करते हैं, फीता काटा खत्म, आपकी ड्यूटी खत्म नहीं होती। फीता काटते हैं, वीडियो बन जाता है, मालाएं पहन लेते हैं, हाँ। उसके बाद क्या है? एक शो करना और एक तो प्रैक्टिकल, एक थोड़ी अलग होती है। प्रैक्टिकल है, आज देश एक से प्रैक्टिकल लेवल पे चला गया है। आजकल किताबी ज्ञान इज नॉट मैटर, स्किल डेवलप होना जरूरी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि सिस्टम वो चला, वो टाइम गया। अब ऐसा डेवलप टाइम है, आपके बच्चे भी बहुत एक्टिव, आज प्रैक्टिकल चाहिए। बटन दबाया पानी आ गया, बटन दबाया फैन चालू हो गया। पहले कई सदियों से लाते थे, सर ढो के लाते थे, पंखा चलाते थे, तो वो सिस्टम गया। तब आपको जो आप वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं कर, मैं तो ये कह रही हूँ कि पॉलिटिक्स में क्या है, मैं किसी पॉलिटिक्स से कनेक्टेड नहीं हूँ और मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं करती, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मतलब तब होगा जब तुम मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ करो, तब रवीना भी पढ़ के तुम्हारा सपोर्ट करेगी। वो है 5 साल की तुम बारी जीतो, 5 साल का गेम मैं खेलता हूँ, 5 साल तेरे, 5 साल मेरे, ये तो सारे बेवकूफ है। तो बहुत सारी बातें आप चर्चा में ला रही हैं, उस इकोसिस्टम में ला रही हैं, जो आगे जाके हो सकता है कि ये द डिटॉक्स शो आपको ऊपर चढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है एक स्टेप, मील का पत्थर साबित हो। रियली थैंक यू कि ये बात आपने सत्य बोलेगी। एक मीडिया सबसे बड़ी चीज़ है। आज अपन ये इस रूम में बैठे इंटरव्यू ले रहे, ये अगर ये वीडियो जाता है तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा इसलिए है कि अगर मेरी कम्युनिटी वाले, मैं अपना कम्युनिटी का लेके नहीं चलती, मैं ट्रांस के लिए कभी नहीं, मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। मैंने क्या बोला, आज मैं बनी हूँ तो समाज की वजह से बनी, और मैं अगर बनी हूँ तो मेरे की उधारी रही, मुझे समाज को वापस लौटाना भी है, चाहे वो किसी रूप में, चाहे विधि के रूप में हो या समाज सेविका के रूप में हो या किसी भी रूप में मुझे वापस लौटाना है। तो मैं जल्दी ही ये आशा करती हूँ, ये मेहनत करूंगी, मैं जल्दी आपको उसका रिटर्न लौटाऊँ। अगर मुझे किसी ने 10 दिए तो मैं उसे 20 लौटाऊँ। एक एग्जाम्पल बात कह रही हूँ। ये तो बहुत आपने इथिकल और बहुत अच्छी बात की कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छी कविता का भाग है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आप लौटाना चाह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, इन्हीं की कम्युनिटी से ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे निकले नहीं हैं। ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान पहली ट्रांसजेंडर IAS है, उड़ीसा कैडर में आज भी IAS हैं और बहुत ही सफल प्रशासनिक अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रेन तो है ना। अब ब्रेन का आप किस तरह से यूज़ करते हैं, आपके जो सेरिबल हेमिस्फीयर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं वो किस तरह से आपको किस तरह से एक टारगेट तक ले जाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा इस तरह के, क्या जैसे सोशल मीडिया पे कुछ कैंपेन चलते हैं आजकल, जैसे एक बार चला था मी टू, इस तरह हैशटैग कैंपेन्स चलते हैं बहुत सारे। क्या ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये जो कैंपेन्स हैं ऐसे चलाए जाने चाहिए या चल रहे हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की जो आवाज़ है ना, वो बहुत दूर तक जाके ब्लास्ट करती है। कानून के अकॉर्डिंग इतने मुकदमे, इतने सीरियल सॉन्ग जो रील्स है, उसमें ट्रांस पर्सन के लिए आप करेक्टर को इतना शो करते हो, तो ये 419 मानहानि का दावा है। आप किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्तित्व के बारे में आप नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन होता है। हम देखते काफ़ी मूवीज़ में देखते हैं, काफ़ी सीरियल में ऐसा करेक्टर देते हैं, एक हंसी का पात्र बना ले ट्रांस। अर्ध नारे से भगवान शिव और पार्वती का जो समावेश है मेरे अंदर, ये तो संस्कृति का पार्ट है, अर्धनारीश्वर। फिर तुम उसके उस शिव की पूजा मत किया करो, शक्ति की पूजा मत, उसकी भी खिल्ली उड़ाया करो। जब उसकी बनाई हुई मूर्त की तुम खिल्ली उड़ा सकते हो तो उसकी भी उड़ाया करो ना, उसके सामने क्यों हाथ जोड़ते हो? तो निश्चित रूप से समाज का एक दोगलापन यहाँ
दिखाई देता है। कैंपस की नीड, पहले तो आप ये जो सोसाइटी में ये लोग ये गंदा काम कर रहे हैं ना, ट्रांस पर्सन को लेकर ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ये स्टॉप कीजिए। आपको रिस्पेक्ट के रूप में दिखाइए ना। मैंने काफ़ी बच्चे देखे, एक रील्स मेरी भी है, मैं आपको शेयर करूँगी। नीतीश करके एक बच्चा है, इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं है, कोई फॉलोवर्स नहीं, उसने बोला दीदी एक वीडियो मैं आपके साथ बनाऊँ। मैंने कहा मेरे को तो नहीं आता ये चीज़ें, लेकिन एक जब बचपन में जब एक्टिंग लाइन में जाना ही था वो भी चीज़ थी। मैंने कहा कि दीदी बनाते हैं ना। मैंने कहा क्या चीज़ बेटा, कि एज इट इज़ आप ऐसे आना और मेरे हाथ में चोट लगी है और मेरा लेस नहीं बन रहा, आप मुझे लेस बांधना और फिर आप मुझे गले लगाना फिर चले जाना। तो ऐसे उसने जैसे किया वैसे मैंने किया, वो वायरल नहीं हुआ वीडियो। अच्छे वीडियो वायरल नहीं होते, अच्छी चीज़ें कभी वायरल नहीं होती, अच्छी चीज़ें हमेशा छुपाई जाती है, बुरी चीज़ें वल्गरनेस क्रिएट किया जाता है, ये गलत। आप ट्रांस पर्सन की अच्छी चीज़ें कीजिए ना, जिससे समाज को आप एक रील्स बनाने का मतलब क्या है, या आप कोई लिखते हैं लिखते मतलब समाज में एक नई चीज़ दे रहे हैं ना, तो अच्छी चीज़ दीजिए, नॉलेजफुल कंटेंट होना चाहिए, अच्छी चीज़ देना चाहिए सोसाइटी के लिए, पॉजिटिव कंटेंट हो। एक एग्जांपल मैं मानूंगी कि ट्रांसजेंडर एक्ट्स के बारे में कोई नहीं जानता, काफ़ी लोग नहीं जानते। आज भी कॉलेज में अगर कहें ना ट्रांसजेंडर, अगर मुझे छक्का का, गुड़ का, मीठा का, तो इसके 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना, ये दोनों ये ट्रांसजेंडर एक्ट्स में है। अब आपने कहीं आपने भी यूज़ किया ही होगा, इफ़ यू डोंट माइंड, बट काफ़ी क्या ये चीज़ हुई नहीं हुई। अगर आपको कानून के बारे में पता तो आप गलत शब्द नहीं करेंगे, इस ट्रांस पर्सन के दिल को हर्ट नहीं करेंगे, आप उसकी रिस्पेक्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके अधिक ST/SC को आप ST/SC से आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है वो सख्त कानून है। तो ट्रांसजेंडर एक्ट भी कानून है और ये पता नहीं है। अभी सिस्टम गवर्नमेंट नहीं बता रही ना, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल में कहूंगी कि कॉन्डम जो बोलते कि स्टॉप फैमिली स्टॉप, जो कॉन्डम्स के पोस्टर लगाए जाते हैं, शो करने सब बताए जाते थे। अब क्यों, मतलब ट्रांसजेंडर एक्ट के लिए पब्लिक प्लेस पे उनके एक्ट दीजिए, नुक्कड़ नाटक हो गए, सीरियल्स के माध्यम से या एड के माध्यम से आपको प्रेजेंट करना, शो करना चाहिए, जिससे आप गांव ढाणी में जो बच्चे रह रहे तो वो सुरक्षित तो रह पाएंगे ना, और लोगों को पता चले भी कानून है, हमें अंदर डाल दिए जाएंगे। सती से ही तो रुकता है कानून, सबसे बड़ी क्या कानून है, कानून प्रक्रिया सबसे बड़ी, उससे डरता है। जब ये चीज होगी, ऐसी चीजें आप शेयर कीजिए जो समाज को आप अच्छा दे पाए। व्यूज कमाना, पैसा कमाना इज नॉट, पैसा कहाँ यही धरा रह जाएगा। आप रहे ना रहे, आपका नाम रहे, ये सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरा मानना है। आप रहें ना रहें, आपका नाम रहे, ये ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। तो व्यूअर्स, आज आपने मुलाकात की और कह सकते हैं कि आज हमने आपको मिलवाया एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी से। एडवोकेट रवीना सिंह ट्रांसजेंडर हैं, पर उन्होंने जिस तरह की बातें कहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल पे लगती हैं। हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या हम इस कम्युनिटी के साथ सही कर रहे हैं, क्या हमारा समाज इस कम्युनिटी के बारे में सोचता है। जब एक ट्रांसजेंडर रवीना सिंह एडवोकेट ये सोच सकती है कि मैं एक जज बनूंगी, समाज के साथ न्याय करूंगी, तो वो जो समाज है अपने ही हिस्से के साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहा है। तो रवीना जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, थैंक यू सो मच। और ये आई ओपनिंग पॉडकास्ट है और रहेगा। एक लास्ट कमेंट हमारे व्यूअर्स से आपके द्वारा चाहता हूं कि आप क्या चाहती हैं समाज से, कुछ 1-2 लाइंस में और आप बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने अपने शो पे मुझे बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया। मुझे नहीं, मेरे कम्युनिटी को दिया प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ा आभार रहेगा। और मैं दुआ करूँगी मेरी कम्युनिटी की वजह कि आपका चैनल ऐसी तरक्की करे, आगे बढ़े। और जैसे आपने बोला कि समाज के लिए, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ट्रांस पर्सन या ट्रांसजेंडर आप ही के घर के ही बच्चे हैं, कहीं बाहर से नहीं है। आपका बच्चा जैसा भी है उसे अपनाइए, उसकी क्वालिटी चेक कीजिए और उसे बढ़ने दीजिए, उसे उड़ने दीजिए, उसे अच्छी चीज़ें सिखाइए। ऐसा मत कीजिए जेंडर मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर ही नहीं करता। हम बच्चों को जब छोटे होते, गुड़िया तो गुड़िया से खेलेगा, तो टॉय से खेलेगा, तो फुटबॉल से, इज नॉट मैटर। उसको जो इंटरेस्ट है उसको खेलने दीजिए, बस उसे एक अच्छा इंसान बनाइए जो समाज को कुछ दे सके, समाज के लोगों को खुशियाँ बांट सके, किसी का दिल नहीं दुखाए। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच रवीना जी, एडवोकेट, आज आप हमारे शो पर आई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो दोस्तों, ये था द डिटॉक शो, एक इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट।
आगे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। आपका प्यार हमें लाइक्स और सब्सक्राइब के जरिए मिलता रहता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके कमेंट बॉक्स पे हमारे पास आते रहते हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आगे आप किस टॉपिक पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। तो अब विदा दीजिए अपने दोस्त और होस्ट दिनकर शर्मा को द डी टॉक शो से। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।